बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। सो ये वीडियो होने वाली है आपकी जो हमने पीवाईक्यू पल स्टार्ट करी थी उसी की सीरीज़ की एक वीडियो है, ठीक है। सो आई नो ये वीडियो बहुत लेट हो गई है, सो प्लीज़ इस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बैश मत करना। बट ये वीडियो बनानी बहुत इंपॉर्टेंट भी थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि मैम जियोग्राफी के ऊपर तो कोई वीडियो आपकी आई ही नहीं अब तक। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने रिसर्च करके बनाई है, पूरा अपना बोलते हैं ना दिल लगा के वीडियो ये मैंने बनाई हुई है, मन लगा के अच्छे से। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो एक तरीके से पैनेशिया है हर एक चीज़ का। मतलब अगर आपने जियोग्राफी में कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देख लेना। इस वीडियो में हम क्लास 12th जियोग्राफी के डिटेल्ड क्वेश्चंस मतलब टॉपिक्स को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो बच्चों के एक हेडेक रहता है, सर दर्द रहता है मैप्स का, तो वो मैप्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट मैप्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो ये वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देख लेना। जो नोट्स हैं वो आपके अभी आपको मिल जाएंगे, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोट्स भी तुरंत ही आपके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम है, टीएच क्लासेस से आपको मिल जाएगा। सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में हम मॉड्यूल 1 से लेके 10 तक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से समझाऊंगी और इसमें हम बाइलिंगुअल देखने वाले हैं, मतलब ये कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों को एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। बिना अपना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अब मैं पहले आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, मतलब जो आपका बाइफरकेशन हुआ, आपको पता है कि आपका जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते हैं, सिर्फ वो चैप्टर पढ़ने हैं जो थ्योरी में आएंगे। तो वो चैप्टर कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। लेट मी शो यू कि वो चैप्टर्स कौन से हैं, ठीक है। वही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और उनके अलावा आपको बाकी जो टीएमए के चैप्टर्स हैं वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। लेट मी शो यू। तो ये आप देख सकते हैं बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस इन जियोग्राफी 316 जिसका कोड है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि आपकी टोटल 25 लेसन है, जिसमें से आपके जो 9 लेसन ये नीचे आपके दिख रहे हैं ना, वो 9 के 9 लेसन आपके टीएमए वाले हैं। तो ये वाली लेसन आपको बिल्कुल भी नहीं छूने हैं क्योंकि यहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा बिल्कुल भी। लेकिन ये जो इसके साइड में आपको दिख रहा है ना 16 लेसन्स का, यानी 60% वेटेज वाला जो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर्स है, इनको ही आपको पढ़ना है। जैसे लेसन 1 को आपको पढ़ना है, फिर लेसन 2 आपको स्किप करना है क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद आपको लेसन 3 पढ़ना है, एक्सोजेनिक फोर्स एंड देयर रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। उसके बाद आपको लेसन 5 पढ़ना है, लेसन 4 भी नहीं आएगा। तो ये सारे लेसन आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यही लेसन आपको करवाने वाली हूँ। बीच में प्लीज़ कोई भी कमेंट मत करना कि मैम आपने ये वाले लेसन क्यों छुड़वा दिए। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। ओके, यू हैव टू स्टडी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो। अब देखो, हम ज्योग्राफी की अगर बात करें, अगर हमें बेसिक में जाना है तो बेसिक पढ़ने से पहले हमें अपनी अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो अर्थ के बारे में पता होने के लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि अर्थ की जो लेयर्स होती हैं, अर्थ की नहीं, एक्चुअली एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर की हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं। पहली होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आता है मेसोस्फेयर, उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर को आई थिंक शायद स्थलमंडल कहते हैं। आई एम नॉट लाइक, मेरे को प्रॉपर हिंदी तो इनकी थोड़ी सी स्किप हो रही है दिमाग में से, बट स्टिल आप लोग देख लीजिएगा। ट्रोपोस्फेयर आपकी ये वाली लेयर होती है। अच्छा, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि अब मान लो जैसे ये आपकी धरती है, ठीक है, ये आपकी धरती है, उसमें आप इस ए पॉइंट में रहते हैं। इस ए पॉइंट का मतलब है धरती के अंदर रहते हैं, या फिर इसमें आप इस बी पॉइंट पे रहते हैं, यहाँ धरती के ऊपर रहते हैं। या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जिसका सही जवाब होगा वो पिन कर दूंगी मैं उसको।
उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर में ही आपकी ये जो आपका अच्छा, उससे तो हम आंसर ही पता लगा लेंगे फिर। देखो, ये जो आपके एयरप्लेन्स होते हैं वो सब होते हैं ना, वो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में उड़ते हैं। उसके बाद आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आती है। मीजोस्फेयर में आपके मेट्रोइड जो होते हैं, मिटियोर होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं, वो सारे आपके आते हैं। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर होती है ना, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में आपके सैटेलाइट्स वगैरह ये सब होती हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। उसके बाद आपकी हम देखेंगे अर्थ की लेयर्स, अर्थ के अंदर अब जाना चाहेंगे। ठीक है, ये आपकी अर्थ की लेयर्स है। अभी हमने जस्ट पढ़ा ना लिथोस्फेयर के बारे में, यहाँ पर देखो, एक्चुअली नो, लिथोस्फेयर क्या है, ये वाली जो है ना, ये आपकी लेयर्स, ये आपकी लेयर है लिथोस्फेयर। सबसे पहले आपका आता है इनर कोर। धरती के बिल्कुल अंदर जाएंगे ना, तो सबसे पहले आता है आपका इनर कोर। इनर कोर जो है ये सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है। ठीक है, मतलब ठोस है। उसके बाद इसके ऊपर आता है आउटर कोर। आउटर कोर जो है ये लिक्विड का बना हुआ है, मतलब यहाँ पर पानी है, लिक्विड है। उसके बाद लोअर मेंटल आता है, ये आपका लोअर मेंटल है। ठीक है, उसके बाद अपर मेंटल है, और फिर हमारी क्रस्ट है, ये आपकी पूरी क्रस्ट है। ठीक है, जिसको हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं। मतलब जो लिथोस्फेयर होता है ना, वो बेसिकली क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलके बनता है। उसके बाद आपका यहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट होती है, और ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। ठीक है, ये पहाड़ पठार वगैरह ये सब। ओशियनिक क्रस्ट कौन सी होती है, जो जहाँ पर पानी और ये ओशियन वगैरह से वो बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सन की लेयर्स। ठीक है, ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सन की लेयर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी जो सन की लेयर होती है, अच्छा अंदर से स्टार्ट करते हैं, ये आपका होता है कोर। सबसे अंदर जो होता है वो होता है कोर। ठीक है, उसके बाद आपके जो होती है वो होती है फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। ये तीन बेसिकली लेयर्स होती हैं सन की। ठीक है, सबसे अंदर आपका कोर होगा। कोर में आप लोग देख सकते हैं सन के, मतलब अगर हम सन को खोल के इस तरीके से देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, आपको मुझे बताना है कि हम सन की कौन सी लेयर को देख पाते हैं, मतलब द ओनली विजिबल लेयर ऑफ सन कौन सी है हमें, जो हमें दिख पाती है। चलिए, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कोरोना जो होती है ना, ये वाली, ये जो बाहर आप देखते हो ना, जैसे हम ड्राइंग्स भी बनाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे कैसे ये बनाते हैं ना, तो ये बेसिकली कोरोना होता है, ये होता है कोरोना। ठीक है, और आपका जो फोटोस्फेयर होता है वो सन मतलब ये होता है यहाँ पर, बेसिकली जो आपका क्रोमोस्फेयर के अंदर होता है फोटोस्फेयर वाली लेयर। क्रोमोस्फेयर आपकी ये वाली बाहर की जो लेयर होती है वो है, ये आपके कोरोनल होल होते हैं। और इसमें ना 3 जोन्स होती हैं। कौन सी? एक होती है रेडिएटिव जोन, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन होती है, और ये होता है प्रोमिनेंस। ठीक है, सनस्पॉट ये वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारा मेन जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले मॉड्यूल में आपको पढ़ाया जाएगा नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है, उसका किस तरीके का नेचर है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे आप बताओ जियोग्राफी में जियो का मतलब क्या है और ग्राफी का मतलब क्या है। जियो और ग्राफी का मतलब क्या है एक्चुअली। जियो का मतलब बेसिकली होता है अर्थ, जिसको हम भूमि या भूमि बोलते हैं, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो हम जो जियोग्राफी पढ़ते हैं उसमें बेसिकली हम अर्थ की स्टडी करते हैं, यानी भू के पूरे आप कह सकते हो स्टडी को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग इट्स फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, सॉइल्स, वेजिटेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी की सतह या भूमि की सतह, जो हमारी धरती है उसकी सतह, उसकी भौतिक विशेषताएं, जलवायु, उसकी मिट्टी, वनस्पति और मानव गतिविधियों का अध्ययन है। मतलब इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं बेसिकली जियोग्राफी के अंदर। इट एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फेनोमेना। यानी
ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि मानव कैसे अपने पर्यावरण के साथ संबंध रखते हैं और उनके साथ प्राकृतिक और मानव घटनाओं का स्थानिक वितरण कैसे होता है। ये सब हमें कौन बताता है, ये सब हमें ज्योग्राफी बताती है। मतलब कैसे हम मानव अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे कैसे संबंध रखते हैं, और वो जो एनवायरनमेंट है वो हमें क्या देता है, ये सब हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू फिजिकल जियोग्राफी विच डील्स विद नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट एंड सॉइल्स। ठीक है, देखो तो दो तरीके के भूगोल होते हैं। भूगोल के बेसिकली दो प्रकार हैं, एक होता है फिजिकल जियोग्राफी और एक होता है ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी वो होती है, ये भौतिक भूगोल वो होता है जो पर्वत, नदियां, जलवायु और मिट्टी जैसी प्राकृतिक विशेषताओं पर ध्यान देता है। यानी वो ऐसा भूगोल या भौतिक भूगोल वो भूगोल होता है जिसमें हम नेचुरल फीचर्स को पढ़ते हैं, यानी प्राकृतिक विशेषताओं को पढ़ते हैं, जो हमारी धरती की प्राकृतिक विशेषताएं जो हम इंसानों ने नहीं बनाई हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ हम इंसानों ने नहीं बनाए, नदियां वो तो पता नहीं कब से चली आ रही हैं, जब से यूनिवर्स बनाया, राइट। उसके बाद क्लाइमेट, सॉइल्स, मिट्टी, ये सब चीजें हमने नहीं बनाई है। तो इन सब चीजों को हम फिजिकल ज्योग्राफी में यानी भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल में वो चीजें पढ़ते हैं जो कि हमने बनाई हैं या हमने किसी तरीके से उनकी उत्पत्ति की है। ठीक है, जैसे जनसंख्या, बस्तियां, अर्थव्यवस्था और विकास, इन सब पर ये केंद्रित है। ठीक है, पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। ज्योग्राफी हमें मदद करती है क्या समझने में, लोग और उनके आसपास के वातावरण के बीच का रिलेशन समझने में, एंड प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, 17 टाइप्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। भूगोल क्या करता है, लोगों और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने और सतत विकास की योजना बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये क्या होती है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, इनको हम हिंदी में बोलते हैं आंतरिक और बाहरी बल। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस जो है वो कॉन्स्टेंटली शेप्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। जो हमारी पृथ्वी की सतह है ना, अब देखो पृथ्वी हमें ऐसे बताई जाती है कि इस शेप की है, एक्चुअल में पृथ्वी इस शेप की है ही नहीं, पृथ्वी इस तरीके की है, इस तरीके की है पृथ्वी एक्चुअल शेप। तो ये क्या, ये जो इसकी शेप होती है ना पृथ्वी की, ये कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से। यानी इसकी जो अंदर की फोर्सेस है, अभी पीछे आपने ये इस तरीके से पृथ्वी की लेयर्स देखी ना, इसकी जो अंदर से फोर्सेस लग रही हैं उससे भी, और जो बाहर की फोर्सेस है जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है उससे भी इसकी जो आकार है वो आकार ये पृथ्वी लेती रहती है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, यानी कि आंतरिक बल क्या होता है, ये पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है इनसाइड द अर्थ एंड इंक्लूड टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक्स। यानी जैसे टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं, ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं, तो अंदर से हमारे पास बल लग रहा है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से भूकंप आता है तो कैसे पृथ्वी इस तरीके से अंदर से हिलती है, राइट। तो वो बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं वो होते हैं आंतरिक बल या फिर आपके एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो दीज फोर्सेस क्या करते हैं, ये जो फोर्सेस होते हैं ये माउंटेन्स बनाती हैं, अर्थक्वेक्स को लाती हैं, और ये लैंडफॉर्म्स को भी बिलो द सरफेस से क्रिएट करती हैं। मतलब ये बल पर्वत बनाती हैं, भूकंप उत्पन्न करती हैं और सतह के नीचे से भूमि रूप बनाती हैं। इसके विपरीत जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं ना, एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं ये ऑपरेट होती हैं अर्थ की सरफेस पे। यानी ये बल जो है पृथ्वी की सतह पर काम करते हैं। इसमें मौसम, अपरदन, परिवहन और नदियों, हवाओं, ग्लेशियरों और समुद्र की लहरों द्वारा निक्षेपण शामिल है। यानी दे इंक्लूड वेदरिंग, इरोजन, transportation and deposition by agents like rivers, wind, glacier and ocean waves। यानी बाहर से जो बल लग रहा है, पृथ्वी के अंदर सतह से जो बल लग रहा है वो होता है हमारा एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, अंदर से
यानी आंतरिक बल, और बाहरी बल क्या होगा, एक्सोजेनिक क्या होगा, जो कि हमारी पृथ्वी की सतह से बल लग रहा है या पृथ्वी की सरफेस के बिलो से बल लग रहा है, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस जब ब्रेक डाउन होती हैं तो ये रीशेप करती हैं लैंड को, क्रिएटेड बाय एंडोजेनिक फोर्सेस। जो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, जो ये आंतरिक बल था उसकी वजह से जो इसकी शेप बिगड़ी है, उसको ठीक करने का, रीशेप करने का काम एक्सोजेनिक फोर्सेस करती हैं। ये जो है ये मतलब, हाँ, अगर हम इन फोर्सेस को समझ लें ना, अगर इन बलों को समझ लें, तो प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और भूमि संसाधनों ने के प्रबंधन जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। तो लैंडफॉर्म्स आप इस तरीके से देख पाएंगे, वो जो इवोल्यूशन है इनका किस तरीके से हुआ। लैंडफॉर्म्स, जिसको हम भूमि रूप भी बोलते हैं, ये पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक विशेषताएं हैं, ठीक है। ये जो है ये नेचुरल फीचर्स हैं अर्थ की सरफेस के। इनमें क्या क्या आता है, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है एंड वैलीज हैं, यानी पर्वत, पठार, मैदान और घाटियां इनमें आती हैं। दे आर क्रिएटेड एंड कॉन्टिन्यूसली रीशेप्ड बाय एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ये जो है ये किससे, इनको आकार कैसे मिलता है, इनको बनाया जाता है और लगातार इनको आकार दिया जाता है जो आपकी एंडोजेनिक आंतरिक और बाहरी बल है उनसे, ठीक है। वेदरिंग ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इरोजन ट्रांसपोर्ट्स देम एंड डिपोजिशन फॉर्म्स न्यू लैंडफॉर्म्स। यानी कि मौसम क्या करता है, चट्टानों को छोटे कणों में तोड़ता है, ठीक है। जो चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ेगा मौसम। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपर्दन उन्हें ले जाता है। अपर्दन आपको पता होगा, अपर्दन यानी कि ये मिट्टी है उसका लगातार बहना या लगातार उसका एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बेसिकली, और निक्षेपण नई भूमि रूप बनाता है। अभी देखो, ये इतना बड़ा पहाड़ था, उसमें से क्या हुआ, कोई एक आपदा आ गई या किसी तरीके से जो है मौसम खराब होने की वजह से ये जो बड़ी चट्टानें थी ना, वो टूट कर छोटे छोटे कणों में इस तरीके से बह जाती हैं। ये कण जो है ये बाद में क्या करते हैं, ये कण बाद में निक्षेपण करके, यानी कि डिपोजिशन करके, वो क्या बना देते हैं, नई लैंडफॉर्म को बना देते हैं, नई जो आपकी भूमि है उनको बना देते हैं। अब जैसे माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज आर फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस। जो हमारे हिमालय जैसे पर्वत है वो टेक्टोनिक बल से बने हैं। वेयर एज प्लेन सच एज द इंडो गैग्नेट sorry Gangetic plains are results of sediment deposition by rivers। यानी जो इंडो गैग्नेटिक जो मैदान है ना, वो नदियों द्वारा जमे हुए तलछटों के परिणाम है। Understanding landform is essential for agriculture, settlement, planning, disaster management and resource utilization। ये सब भूमि रूप, ये लैंडफॉर्म्स, ये सब हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारे जो कृषि है उसको हम समझ सके, बस्ती योजना, आपदा प्रबंधन और संसाधन उपयोग के लिए ये सब महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है वेदर का इन अ रीजन, यानी जलवायु, जलवायु किसी क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम पैटर्न है। अब देखो, आपके यहाँ आज बारिश है, आज बारिश है, और कल अगर धूप निकल आए, तो वो आपका क्लाइमेट होगा, जलवायु होगी या मौसम होगा, वो मौसम होगा, ठीक है। जो जलवायु होती है ना, वो एक लंबे समय तक चलने वाला है, एक ही जैसा वेदर होता है, ठीक है। इसे अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब प्रणाली, हवाएं, महासागर धाराएं और समुद्र से दूरी प्रभावित करती है। ये सब कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं, क्लाइमेट जो होता है, जलवायु जो होती है एक जगह की, वो लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर सिस्टम, विंड्स, ओशन करंट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। यानी एक जगह किस लैटिट्यूड पे है, किस ऑल्टीट्यूड पे है, कितना उसके ऊपर दाब लग रहा है, वायु दाब, और महासागर की धाराओं से वो कितनी दूर है, कितनी दूरी है उसकी। अब आप ये चीज देखो, आपने कभी ये चीज नोटिस करी है कि मौसम राम में इतनी बारिश क्यों होती है, और अगर आप देखोगे तो जो राजस्थान है वहां पर इतनी गर्मी क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो समुद्र से काफी ज्यादा दूरी पर है। और अगर हम केरल की बात करें तो वहां पर, वहां का भी मौसम थोड़ा गर्म और बहुत ज्यादा वहां पर इस तरीके से मौसम होता है कि ठंडी हवाएं वहां चलती रहती है ना। तो वो डिपेंड करता है कि सी से कितनी दूरी पर है, समुद्र से कितनी दूरी पर है। डिफरेंट क्लाइमेट्स लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। सही है।
है ना। जो अलग अलग जलवायु होती है वो अलग अलग वनस्पति, कृषि और मानव बस्तियों को प्रभावित करती हैं। अब जैसे अगर हम केरल की बात करें तो वहाँ के लोग जो हैं मछली पालन से अपना गुजारा करते हैं, तो वहाँ पर चावल और मछली ये सब आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने उनकी जो डिशेस होती हैं वो भी इन्हीं चीज़ों की बनी होती हैं। वहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया में इस तरीके से देखें तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर खेती जो है वो, क्योंकि समुद्र से हम दूर हैं और इसके अलावा हमारे पास खेती के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है, राइट। तो एग्रीकल्चर भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म ऑल्ट्रेशन इन टेम्परेचर एंड टिपिकल वेदर पैटर्न्स प्राइमरली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफोरेस्टेशन। अब इसमें देखो, जलवायु परिवर्तन जो होता है बेसिकली, देखो एक जगह की जलवायु जैसे राजस्थान है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की जलवायु बहुत गर्म है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, राइट। अब यहाँ की जलवायु अगर कहीं की जलवायु अगर चेंज हो रही है एकदम से, वहाँ जहाँ गर्मी रहती है वहाँ एकदम से ठंड होने लग जाए, तो वो क्यों होती है वो एकदम से ऐसे? वो होती है क्योंकि हम लोग जो मानव है उसमें छेड़छाड़ करते हैं। मानव गतिविधियाँ जैसे औद्योगिकरण, यानी हम अपनी इंडस्ट्रीज को तो लगा रहे हैं, हम अपने बड़ी बड़ी जो हैं इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो तो हम लगा रहे हैं, और वनों की कटाई भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उन चीजों को की भरपाई कर रहे हैं जो कि प्रकृति ने हमें दी है ना। इससे क्या होता है, सी लेवल बढ़ता है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते हैं, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, ठीक है। और इससे ना सिर्फ इंसानों को बल्कि नेचर जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है। और नुकसान अगर नेचर को पहुंचेगा तो नेचर को पता है किस तरीके से अपने नुकसान को हैंडल करना है, राइट। अगले आपका है सॉइल्स एंड सॉइल इरोजन, यानी जो आपका मृदा और मृदा अपरदन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल क्या होती है, सॉइल होती है अपर लेयर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर्स, यानी मृदा जो होती है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, जो पौधों के जीवन का समर्थन करती है ना, जो क्या करती है, प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है। इट फॉर्म्स थ्रू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये चट्टानों के मौसम और जैविक पदार्थों के विघटन के माध्यम से बनती है। मेजर सॉइल टाइप्स इंक्लूड एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट। ये सब हम आगे मैप जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। प्रमुख मिट्टी के प्रकार होते हैं, एक होता है अलूवियल, ठीक है, अलूवियल मिट्टी, फिर आती है काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट। ये चार तरीके की मिट्टी होती है। ये सॉइल जो है, ये मृदा जो होती है, ये कॉन्स्टेंटली अफेक्ट होती है बाय इरोजन, यानी मृदा निरंतर अपरदन से प्रभावित होती है। एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह अगर खिसकने लग जाए तो उससे बहुत प्रभावित होती है। विच रिमूव्स अ फर्टाइल टॉप लेयर ड्यू टू वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटीज। इस मतलब क्या होता है, अपरदन अगर मृदा का हो रहा है ना तो उससे पानी, हवा और मानव गतिविधियों के कारण उपजाऊ ऊपरी परत को वो हटा देता है। जो परत उसकी उपजाऊ है ना वो हट जाती है, वो हट के क्या हो जाता है, जो उपजाऊ नहीं थी वो परत ऊपर आ जाती है। उससे कृषि वगैरह जो हमारी खेती है उसको भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी जो फसलें हैं वो नहीं होंगी, राइट। Soil conservation techniques like afforestation, contour plowing, and terracing are necessary to maintain agricultural productivity. कृषि उत्पादकता बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण यानी कि पेड़ों को लगाना, कंटूर जुताई जो होती है उसको करना चाहिए। उसके अलावा सीढ़ी जैसी मृदा संरक्षण तकनीकों को मतलब टेरेसिंग जो होता है, बेसिकली टेरेस पे अपने जो है चीज़ों को लगाना, उन सब चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए, राइट। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, यानी वनस्पति और वनस्पति के जो आपके ये होते हैं स्थलाकृति, ये क्या होते हैं। तो वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट लाइफ फाउंड नेचुरली इन एन एरिया। वेजिटेशन यानी वनस्पति क्या होता है, किसी क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से पाई जाने वाली वनस्पति होती है। वाइल वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स दैट लिव इन दीज हैबिटेट्स। और वन्य जीव क्या होते हैं, उन जानवरों को कहते हैं जो इन आवासों में रहते हैं। तो वेजिटेशन वनस्पति क्या होता है, ऐसी आपकी वनस्पतियां या ऐसी आपकी प्लांट या पौधे जो एक जगह पर पाए जाते हैं। अगर आप बात करोगे ना कैक्टस की, तो कैक्टस आपको राजस्थान में ज्यादा मिल जाएंगे। क्यों?
क्योंकि कैक्टस बिना पानी के रह लेते हैं, है ना, तो वो वहाँ की वनस्पति में आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही ऊंट, ऊंट क्या है, ऊंट वहाँ का वन्य जीव है। क्यों? क्योंकि वन्य जीव मतलब ऊंट जो है बेसिकली वो भी बिना पानी के काफी दिनों तक रह सकता है। वो अपनी कूब में जो होता है, आपको पता होगा, कूब में अपना जो है वाटर स्टोर करके रखता है, राइट, जो हम्प होती है उसके उसमें। तो ये जो है ये वहाँ की वनस्पति हो जाएगी कैक्टस, और वन्य जीव क्या होगा, वो जानवर जहाँ जो इन आवासों में रहते हैं। वनस्पति के प्रकार जलवायु, मिट्टी और स्थलाकृति पर निर्भर करते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की किसी भी जगह की वनस्पति वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करेगी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है, सॉइल पे मिट्टी कैसी है और टोपोग्राफी कैसी है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण वन और शीतोष्ण वन इसके उदाहरण हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एम्स टू प्रोटेक्ट स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। जो वन्य जीव संरक्षण होता है उसका क्या उद्देश्य है, प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना और जैव विविधता बनाए रखना, ठीक है। मतलब ऐसी जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है ना, वन्य जीव संरक्षण, कि जानवरों को इस तरीके से बचाना, मतलब उन जानवरों को बचाना कि जो बेसिकली वहाँ पर वहाँ के यूनिक हैं, और वो अगर एक्सटेंट हो रहे हैं, वो अगर खत्म होने पे हैं, तो उन ऐसे जानवरों को बचाना, ऐसी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना, ठीक है, और जैव विविधता को भी बनाए रखना। संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। वेजिटेशन यानी कि वनस्पति और वन्य जीव को अगर हम बचाते हैं तो उससे पारिस्थितिकी संतुलन यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास भी सुनिश्चित होता है। पॉपुलेशन और सेटलमेंट की अगर हम बात करें यानी जनसंख्या और आपका इसका वितरण, तो इसकी बात करें तो पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। जनसंख्या क्या होती है, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। आपको पता है इसका वितरण क्या है, वो असमान होता है। अब ऐसा तो नहीं एक जगह की पॉपुलेशन जो है वो समान होगी, दूसरी जगह की नहीं। एक जगह की पॉपुलेशन जैसे गोवा में हो सकता है ज़्यादा पॉपुलेशन हो एज कम्पेयर टू आपका राजस्थान, तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा, बिहार लगा लो या उससे भी कोई छोटा वो लगा लो, है ना। तो अनइवन होता है, मतलब असमान होता है, जो जलवायु, संसाधन और आर्थिक अवसरों से प्रभावित होती है। इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेट, रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। राजस्थान में कम लोग हो सकते हैं और मुंबई में ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। क्यों? राजस्थान देखो कितना बड़ा है, लेकिन मुंबई में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है लोगों के पास, यानी इसीलिए राजस्थान के लोग, गोवा के लोग, बिहार के लोग ये सब मुंबई चले जाते हैं, है ना। पॉपुलेशन तो इस पे भी डिपेंड करती है कि वहाँ पे रिसोर्सेस कैसे हैं, यानी वहाँ पे अवसर कैसे हैं लोगों के लिए, आर्थिक आर्थिक अवसर है या नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज मेजर्ड as people per square kilometer. Settlements are where humans live and they can be rural or urban. यानी बस्तियां क्या होती हैं, वो स्थान होती है जहाँ लोग रहते हैं, और ये ग्रामीण भी हो सकते हैं, ये शहरी भी हो सकते हैं। ग्रामीण यानी गांव वाली और शहरी शहरों वाली, ठीक है। और जो आपका जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, ये बात तो आपको पता होगी। सेटलमेंट पैटर्न्स में बी न्यूक्लिएटेड, क्लस्टर्ड, लीनियर, अलोंग रोड्स और रिवर्स और डिस्पर्स्ड। यानी कि बस्ती जो है वो पैटर्न समूहित भी हो सकती है, रेखीय भी हो सकती है, फैली हुई भी हो सकती है, तो वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग ग्लोबली लीडिंग टू चैलेंजेस लाइक ओवर क्राउडिंग, पॉल्यूशन एंड स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज। प्रॉपर प्लानिंग इज एसेंशियल टू मैनेज दीज इश्यूज। यानी आपको पता है शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण से विश्व स्तर पर जो है ये बढ़ रहा है, जिससे क्या होता है, मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया, राजस्थान के लोग, गोवा के लोग, ये लोग क्या करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि छोटे शहरों के लोग ही बड़े शहरों में जाते हैं। बड़े शहरों के लोग भी, जैसे दिल्ली के लोग भी अगर उनको काम है, उनका ट्रांसफर हो गया, तो वो भी दूसरे शहरों में चले जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे पॉपुलेशन बढ़ती है ना। और
पॉल्यूशन बढ़ता है, भीड़ होती है, प्रदूषण, संसाधनों पर दबाव जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याओं से क्या होता है, इन समस्याओं को प्रबंधन करने के लिए उचित योजना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन यानी परिवहन और संचार, ये क्या है? ये ट्रांसपोर्ट आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन, ठीक है। और कम्युनिकेशन यानी हम अपने विचारों को जब एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं वो। तो ये हमारे वाइटल होते हैं फॉर कनेक्टिंग रीजन्स, फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। पता है ना ये बात आपको? परिवहन और संचार जो है वो क्षेत्रों को जोड़ने, व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक और सामाजिक विकास को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। परिवहन में सड़क, रेल, हवाई मार्ग, जल मार्ग और पाइपलाइन शामिल है जो सामान और लोगों की आवाजाही को कुशल बनाते हैं। राइट। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? रोड, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, पाइपलाइन। इनसे क्या होता है, इनसे लोग जो हैं, लोगों के साथ साथ उनके गुड्स भी, यानी ऐसा तो नहीं कि हवाई जहाज में सिर्फ आप जाओगे आपका सामान नहीं जाएगा, सामान भी तो जाता है, राइट। या बस में आप जाओगे सामान नहीं जाएगा, तो लोगों को और गुड्स को दोनों को ले जाने के लिए, एफिशिएंटली मूवमेंट करवाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। Communication involves the exchange of information using traditional methods like postal services and modern technologies such as telecommunication, internet and satellite systems. संचार में पारंपरिक तरीके जैसे डाक सेवाएं और आधुनिक तकनीकें जैसे दूरसंचार, इंटरनेट और उपग्रह प्रणाली शामिल है। तो हमारा जो आप कम्युनिकेशन होता है, इसमें सिर्फ मोबाइल फोन नहीं आता कम्युनिकेशन में, इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स भी आते हैं, जैसे पोस्टल सर्विस जो आपकी चिट्ठी भेजने वाली वो दूरसंचार वाली सर्विस थी, वो भी तो आता है इसमें, राइट। मॉडर्न एक्सचेंज जो है, मॉडर्न एक्सचेंज इंटरनेट से होता है, उपग्रह प्रणाली, ये सब इसमें शामिल है। उसके बाद टुगेदर ट्रांसपोर्ट, और जब दोनों साथ मिलते हैं इससे क्या होता है, ट्रेड पैटर्न्स, अर्बनाइजेशन, रीजनल डेवलपमेंट, इन सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी व्यापार के पैटर्न, शहरीकरण, क्षेत्रीय विकास, सबको ये परिवहन और संचार मिलकर प्रभावित करते हैं। कुशल परिवहन और संचार नेटवर्क क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है, पहुंच बढ़ाता है और औद्योगिक तथा कृषि विकास में सहायक होता है। ठीक है, मतलब जो रीजनल डिस्पैरिटीज होती हैं, एक्सेसिबिलिटी होती है, उनको इम्प्रूव करता है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ को भी बढ़ाता है। आपका 9 टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी, अच्छा एग्रीकल्चर यानी कृषि, और इंडस्ट्रीज आपको पता है क्या होती है? इंडस्ट्रीज जो आपके उद्योग होते हैं। तो एग्रीकल्चर आपको पता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन है बहुत सारे लोगों को, यानी कि मुख्य जो पेशा है ना, कृषि ही है कई लोगों का। और इसमें फसलों की खेती और पशुपालन आता है, यानी कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एलिमेंट्स, यानी पशुओं को पालना भी खेती में आता है, कृषि में आता है, और फसलों की खेती भी आती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कई अलग अलग प्रकार की भी विभिन्न प्रकार की होती हैं कृषि। जैसे आत्मनिर्भर कृषि, पहला क्या है? सबसिस्टेंस फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर पर्सनल यूज। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? जो आपकी आत्मनिर्भर कृषि क्या होती है, जिसमें फसल जो है वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए उगाई जाती है, यानी हमें बेचना नहीं है, सिर्फ हम अपने लिए उगा रहे हैं, अपना बना के खाएंगे। ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग आती है उसके बाद। कमर्शियल फार्मिंग यानी वाणिज्यिक कृषि होती है, जिसमें उद्देश्य क्या होता है? उत्पाद को बाजार में बेचना है। यानी अगर मैं आज गेहूं की फसल लगा रही हूँ, वो अगर मुझे उसे खाना है, सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए मैंने वो फसल लगाई है, या फिर बेसिकली परिवार का पेट नहीं, वो तो बेसिकली उसमें आ जाएगा ना। अगर मुझे सिर्फ अपने परिवार का पेट भरना है, ठीक है, मेरे पास सोर्सेज हैं और कमाई के साधन हैं, बस मैं इसलिए खेती कर रही हूँ कि मेरे परिवार जो है वो अच्छी फसल खा सके, तो उसको हम बोलेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। और अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो उस चीज़ के लिए लगा रही हूँ कि भाई ये फसल लगा लूंगी, उसके बाद उसको बाजार में बेच के कुछ पैसे कमा लूंगी, तो उसको हम बोलेंगे कमर्शियल फार्मिंग या वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एम्ड एट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन गुड मार्केट्स, यानी कि हम जो फसल लगा रहे हैं उसको फिर हम मार्केट में जाके बेचेंगे। और एक होती है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें क्या होता है, जिसमें विच कंबाइन क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, जिसमें आपका मिश्रित कृषि में फसल भी आता है और पशुपालन दोनों आता है। यानी एक इंसान गेहूं भी उगा रहा है और वो मुर्गी पालन भी कर रहा है, मुर्गी पालन में अंडे जो आएंगे उसको भी बेचेगा बाद में। ठीक है, तो वो मिश्रित कृषि में आएगा। इंडस्ट्रीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोसेस रॉ मटेरियल्स इनटू गुड्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एक्सट्रैक्शन ऑफ सोर्सेज, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड टेरिशरी
सर्विसेज। उद्योग जो है वो आर्थिक गतिविधियां हैं जो कच्चे माल को उत्पादों में बदलते हैं। इन्हें प्राथमिक, देखो प्राथमिक में क्या आता है, संसाधन निष्कर्षण, यानी हमें रिसोर्सेज का पता लगाना है, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है। द्वितीयक जो होता है उसमें हमें निर्माण करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। और आपका जो तृतीयक होता है उसमें हमें सेवाएं देनी होती है, विभाजित करना होता है इन सब में। औद्योगिक स्थान कच्चे माल, श्रम बाजार, ऊर्जा और परिवहन पर निर्भर करता है। कृषि और उद्योग को समझना आर्थिक योजना, रोजगार सृजन और संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन जो होती है ना, मतलब एक इंडस्ट्री आपने अगर देखा होगा तो जो इंडस्ट्रीज होती है वो ज़्यादातर ऐसे रोडों पे होती हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो आसानी से आ जा सकें, राइट। जैसे गुड़गांव है, ये आईटी हब है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल, ये लोकेशन ही इंडस्ट्रियल है, राइट। तो ये रॉ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे लोग आएंगे जाएंगे तो वहाँ पर उनको लेबर आसानी से मिल जाएगी, मार्केट है, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इज क्रूशियल फॉर, मतलब अगर आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को समझ लेते हो तो आप इकोनॉमिक प्लानिंग आराम से कर लोगे, एम्प्लॉयमेंट आराम से जनरेट कर लोगे, सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट भी आराम से कर सकते हो। ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड रीजनल प्लानिंग की अगर हम बात करें, यानी मानव बस्तियाँ, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो होती है वो कम्युनिटीज होती है वेयर पीपल लिव, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल विलेजेस टू लार्ज सिटीज, यानी मानव बस्तियां वे समुदाय हैं जहां लोग रहते हैं, जो छोटे गांव से लेके बड़े शहरों तक हो सकते हैं। सेटलमेंट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स लाइक लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट एंड ह्यूमन फैक्टर्स लाइक ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड इकोनॉमी। तो बस्ती पैटर्न जो है वो भौतिक तत्वों जैसे भूमि रूप और जलवायु, मानव तत्व जैसे पेशा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती हैं। तो जैसे जो बस्तियां होती हैं वो बेसिकली इस चीज़ पे भी डिपेंड करती हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, भूमि रूप कैसा है, ठीक है, लैंड फॉर्म कैसा है, मानव तत्व जैसे यहाँ वहाँ पे पेशा संस्कृति कैसी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड होती है। सेटलमेंट्स कैन बी, ये तो आपने अभी जस्ट पढ़ा, न्यूक्लिएटेड हो सकता है, लीनियर डिस्पर्स्ड हो सकता है। रीजनल प्लानिंग जो होती है, रीजनल प्लानिंग बेसिकली क्या होती है, क्षेत्रीय योजना। इसमें संतुलित विकास के लिए भूमि उपयोग और संसाधनों का आयोजन शामिल है। इसमें शहरी योजना, ग्रामीण विकास, परिवहन नेटवर्क और औद्योगिक क्षेत्र शामिल है, ठीक है। और इसमें ये भी है कि आप प्लानिंग करके इंश्योर करते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, रिड्यूसेस। अब देखो ये वर्ड ना आपने बहुत बार सुन लिया होगा इस पूरी वीडियो में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको अच्छे से अभी समझाती हूँ। पहले हम ये टॉपिक खत्म कर ले। कंजेशन इन अर्बन एरियाज मिनिमाइजेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इनहेबिटेंट्स, करेक्ट है। आगे अगर हम बढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है ना। ये किस चिड़िया का नाम है, यहाँ पे देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हो सतत पोषणीय विकास या सतत विकास, ये होता है रेफर्स टू अ मेथड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब या सतत विकास का मतलब ऐसा विकास से है जिसमें हम आज की यानी प्रेजेंट जनरेशन की तो हम नीड्स को पूरा कर रहे हैं उनके रिसोर्सेस के साथ, लेकिन हम आगे आने वाली जो जनरेशन है उनकी नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। यानी जैसे अगर पानी की बात लें तो पानी को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज की जनरेशन की नीड्स तो पूरी हो रही हैं, उनकी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन हम इतना भी पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन पानी को देख ही ना पाए। तो ये जो होता है ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब अपनी ज़रूरतों को ऐसा पूरा करना कि आगे आने वाली जनरेशन जो है उनकी भी नीड्स पूरी हो सके। ये जो है ये बैलेंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल वेलबींग को और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, ठीक है। पानी अगर बचेगा तो उससे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। इट इज़ अबाउट यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, minimizing waste, conserving biodiversity and ensuring that development benefits all sections of society। यानी ऐसा विकास हो जिससे सभी जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के सभी को फायदा मिले, ठीक है, सभी का डेवलपमेंट हो। अब आ जाओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, जिसको हम SDGs भी बोलते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है ये है सेट ऑफ 17 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमारे पास 17 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव हैं। अब ये कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। स्टेबलाइज बाय द यूनाइटेड नेशंस इन
इन 2015 ये जो है यूनाइटेड नेशंस ने यूएन ने 2015 में एज पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दीज गोल्स एम टू एड्रेस प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस इंक्लूडिंग पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। बेसिकली इसमें इतना समझ लो कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस है ना, इसने 2015 में एक जो आपका एजेंडा 2030 तक के लिए जो एजेंडा निकाला था कि हम 2030 तक इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि आगे आने वाली जनरेशन को कोई नुकसान ना हो, वो किसी तरीके से अपनी नीड से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो वो बेसिकली हमारे पास 17 एक उद्देश्य हैं। वो कौन कौन से उद्देश्य हैं ये भी आप देख लो। ये हमारे पास 17 उद्देश्य हैं, यानी नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए, कोई भी भूखा ना हो, अच्छी हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन यानी सभी को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए, जेंडर इक्वालिटी, सभी को समान रखा जाए, सभी जेंडर्स को, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी साफ पानी, स्वच्छ पानी सबको मिले, क्लीन एनर्जी यानी सभी को स्वस्थ एनर्जी जो आपकी ऊर्जा है वो मिले, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छी जॉब मिले सबको और अच्छे तरीके से सबका आर्थिक विकास हो, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन का मतलब होता है नई चीज़ों का विकास करना और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आपका जो पूरा का पूरा आपका ये बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं इन सबको रिड्यूस करना, इनइक्वालिटी अगर किसी तरीके की कोई असमानता है तो उसको कम करना, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बनाना, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना यानी सभी कंज्यूमर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, प्रोटेक्ट द प्लानट, प्लानट को प्रोटेक्ट करना, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे डिटेल में, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये सारे आपके 17 जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें 2030 तक कंप्लीट करने हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हिंदी में अगर हम बात करें तो वही सेम चीज़ है, सतत विकास, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। इसका अर्थ होता है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को प्रभावित करे। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना, यह संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, कचरे को कम करने, जैव विविधता के संरक्षण और समाज के सभी वर्गों के लिए विकास सुनिश्चित करने के बारे में है। आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे, बाकी मैंने ऊपर वाला आपको बता ही दिया। ये आपके 17 एसडीजीज हैं जो मैंने आपको बताया। गरीबी का उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाना, सभी लोगों के लिए हर जगह अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन, भुखमरी का अंत करना, भुखमरी का अंत यानी खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना लोगों को, मतलब खाद्य देना, आप खाद्य आपको पता होगा आहार, भोजन, ठीक है, पोषण में सुधार करना, सतत कृषि को बढ़ावा देना, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सबको मिले, पूर्ण शिक्षा मतलब अच्छी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, लिंग समानता यानी सभी लिंग मतलब महिलाएं और जो आपके पुरुष हैं वो दोनों समान हो, ठीक है, स्वच्छ जल और स्वच्छता मिले, सभी को अच्छा जल, साफ जल और स्वच्छता दिया जाए, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हो, उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि हो यानी कि सभी को अच्छी जॉब्स दी जाए और आर्थिक वृद्धि भी सभी की हो, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा यानी लचीला बुनियादी ढांचा बनाए, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले और नवाचार यानी कि नई चीज़ों का भी इनोवेशन हो, ठीक है, यानी नई चीज़ों का भी इन्वेंशन हो, असमानता में कमी की जाए, अगर किसी प्रकार से असमानता है तो सतत शहर और समुदाय, ठीक है, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और सतत बनाना, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन करना, जलवायु क्रिया, पानी के नीचे जीवन यानी महासागर जो हैं पानी के नीचे वाले जीवन को भी हमें सही रखना है, समुद्री संसाधनों का संरक्षण, सतत उपयोग, भूमि पर जीवन जो हमारी स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण है, पुनर्स्थापन है, सतत उपयोग को बढ़ावा देना, ये सब, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, और इसके अलावा लक्ष्यों के लिए साझेदारी, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, अभी बस आपका ख़त्म होने वाला है, बस आपके अब क्या होंगे, मैप स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी वीडियो बस एंड ही है, आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पानी वगैरह पी लो, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक तो क्लियरली अच्छे से ध्यान लगा कर ये वीडियो देखी होगी, अगर देखी है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मैप्स। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट मैप्स, ठीक है, तो अब अपने जो दिमाग है उसको थोड़ा सा और अच्छे से खोल लो। सबसे पहले हम मैप करने वाले हैं, ये कौन सा मैप है बताओ भाई,
ये कौन सा मैप है? ये आपका है माउंटेन रेंजेस का मैप, यानी कि आपकी जो इम्पोर्टेंट पहाड़ों की जो प्रणाली होती है, ठीक है, वो है आपकी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपका है अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पर पड़ती है? ये ऐसे आपके राजस्थान से होते हुए जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। विंध्या पर्वत श्रृंखला ये रही आपकी यहाँ पर मध्य प्रदेश के यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला ये है आपकी, वो भी मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ही नीचे है। उसके बाद नीचे आपके आती है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ पर आपका आता है नीलगिरी, नीलगिरी ये आता है कार्डमम हिल्स यहाँ पर केरल में। और ये आपका है ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स ये आपका है छोटा नागपुर, यहाँ पर आपका आता है सुंदरबन डेल्टा, और ये आता है आपका गारो, और ये आता है आपका खासी। नेक्स्ट आप ये भी देख लो थार डेजर्ट, थार जो है आपका, अगर आपसे पूछ ले थार डेजर्ट कहाँ पे है, थार गाड़ी नहीं, थार डेजर्ट, ठीक है। थार, थार का जो रेगिस्तान है बेसिकली वो, यहाँ पर आपका रन ऑफ कच्छ है, यानी कच्छ का जो रण है वो है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें, और हाँ ये दक्कन का पठार आपका बीचों बीच यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, बीच से थोड़ा सा नीचे। या इतना था आपका, ये थे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार ध्यान से देख लेना। मैं आप जब आपको पीडीएफ दूंगी तो मैं ये सब आपको मतलब जो आपकी क्या ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो सब हट जाएगा, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इंडियन क्लाइमेटिक जोन्स। तो आपको पता है हमारे पास अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स होते हैं, एक होता है मॉन्टेन, ठीक है, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल वेट, सेमी एरिड, एरिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो एरिड होते हैं वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, और सबसे ज्यादा गर्म कहाँ है? राजस्थान में, अगर आपसे पूछ ले तो। सेमी एरिड यानी कि थोड़ा सा आप कहोगे गर्म तो है लेकिन थोड़ा कम है, जैसे गुजरात का हिस्सा, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, ठीक है, चंडीगढ़। तो ये सारा जो है पंजाब का बेसिकली थोड़ा सा हिस्सा, आधा ही पंजाब आ गया ना, सेमी एरिड है। ट्रॉपिकल वेट की अगर हम बात करें, जो कि आपका ग्रीन कलर में है, तो ये वाला हिस्सा आपका जो है वो ट्रॉपिकल वेट है, जिसमें गोवा, कर्नाटक, केरला और आपका ये लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो आ गया। उसके बाद ट्रॉपिकल वेट और ड्राई, ट्रॉपिकल वेट तो है लेकिन ड्राई भी है, ये पूरा हिस्सा आपका जो है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का आधा हिस्सा, और नीचे तमिलनाडु का हिस्सा, ये सब आपका आता है ट्रॉपिकल वेट और ड्राई में। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल की बात करें तो ये आपका ब्लू वाला हिस्सा जो है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ह्यूमिड मौसम रहता है, ठीक है, क्लाइमेट जो जलवायु होती है वो इस तरीके से रहती है, तो ये वाला हिस्सा आपका आ जाएगा। और थोड़ा सा जो माउंटेन जो बहुत ठंड वाला हिस्सा होता है वो आपका ऊपर आ जाएगा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड ऑल दीज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मेजर सॉइल टाइप्स है जो अलग अलग प्रकार की मैंने आपको बताया था, एक होता है एल्यूवियल, रेड और येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट, एरिड और फॉरेस्ट और माउंटेन। एरिड तो आपको आपको दिमाग में एरिड का मतलब रखना है गर्म, ठीक है, तो गर्म हमें हम जहां भी दिख जाए वो होगा राजस्थान में, राजस्थान ये रहा है ना, एरिड ये रहा। लेटराइट जो है, लेटराइट सॉइल हमें कहाँ कहाँ मिलती है? लेटराइट सॉइल जो है वो हमें मिलती है यहाँ पर, यहाँ पर ये कौन सी है, कौन सा हिस्सा है जल्दी बताओ मुझे? राजस्थान में आता है ये, ठीक है, राजस्थान में ये वाला हिस्सा, ये सब यहाँ पर हमें लेटराइट मिलते हैं यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ आपको दिख रही है रेड और येलो सॉइल हमें कहाँ कहाँ मिलती है? रेड और येलो सॉइल हमें उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के हिस्से में, तमिलनाडु के हिस्से में, यहाँ पर हमें मिलती है। उसके बाद एल्यूवियल हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? एल्यूवियल जो है हमें मिलती है थोड़ा सा गुजरात का ले लो, ठीक है, और आपका राजस्थान का हिस्सा, और इसके अलावा आपका जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर सारे में एल्यूवियल है। फॉरेस्ट और माउंटेन्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर फॉरेस्ट और माउंटेन्स है, आपको सबको पता है कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े माउंटेन्स, राइट, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह में। नेक्स्ट आगे बढ़े, इंडियन रिवर्स और लेक्स की अगर हम बात करें तो इंडियन रिवर्स देख लो, ये सारी इंडियन रिवर्स है। आपको पिछले बार आया था लूनी, लूनी जो आपकी नदी है वो कहाँ से बहती है, तो लूनी नदी आपकी ये रही, आपको अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो ये आपकी जाती है राजस्थान से होते हुए, ठीक है, बेसिकली राजस्थान में ही बहती है ये नदी आपको यहाँ पर दिख रही है।
इसको आप ध्यान से देख लेना। ये पूरी नदियों की मैंने बना दिया है। झेलम यहाँ से निकल के आती है, ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है। सतलज आपकी ये रही सतलज, और यमुना आपकी पता है आपको दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है। और कौन सी है बताओ, जल्दी बताओ। और इस तरीके से ये सारी, तापी यहाँ पर है। तो ये सारी नदी आप देख लेना। ये आपका आ जाता है फॉरेस्ट कवर इंडियन स्टेट्स, यानी कि फॉरेस्ट को कवर करने वाली जो इंडियन स्टेट्स हैं। जैसे ज़्यादातर 75 से लेकर 90% तक जो है वो शिमला, देहरादून और यहाँ पर आपका इम्फाल, अजवाल, यहाँ पर आपका ज़्यादा है। 75 से 90% यहाँ पर इम्फाल और ऐजवाल में है, जो आपका आ जाता है बेसिकली मिज़ोरम और मणिपुर में, ठीक है। और बाकी आप देख लेना अच्छे से। ये सब आपका इम्पोर्टेंट था। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF टाइम से मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल TH क्लासेस को। आई होप आप सब अच्छा करके आएंगे पेपर में, और ऑल द बेस्ट सभी को। नाउ बाय बाय, टाटा। ओके, थैंक यू, बाय।